अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। और बेटा ठीक है, आ रही है? जी सर। ठीक है। आवाज़ तो कर रहा है दोनों इन और आउट। बेटा पहली बात तो ये कि जो हमने उसमें कवर किया था ना एल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, वहीं से उसको दोबारा से बुरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको एक दो पॉइंट बता रहा हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो जो तुम्हें जो मिलेंगी स्लाइड्स, इस स्लाइड में और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि अब जो आपको LMS पर मिलेगा उसके अंदर ये क्लासिफिकेशंस और ये जो इसमें डेफिनेशंस है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं। उसको मैंने सही करवा के उस पर लोड करवाया है LMS पे। मैं पूछ लूँगा अभी, डॉक्टर सायरा को दिया था, मुझे पता नहीं उन्होंने कर दिया या नहीं, मालूम करूँगा, ठीक। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहे क्लास हो चाहे यहाँ पर हो, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको किसी तरीके से मेंशन की जाए। तो लिहाजा जब अटेंड करते हो तो उन तमाम चीज़ों को भी याद रखो। ये मत रखो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ वही चीज़ मौजूद होती है जो वहाँ पर। अच्छा, ट्रू एनालिसिस और फाल्स एनालिसिस तो हम लोग कल काफ़ी कर चुके हैं, इसको तो यहाँ पे मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। नारकोटिक नॉन नारकोटिक लोकल वो भी हम करेंगे। ये जो सब मोड ऑफ एक्शन करेंगे उस वक्त, ये जो है आपके एनाल्जेसिक्स, ये वो जो हमें कंपाउंड्स अभी कवर करने हैं। हमने कल शुरू किया था पहला सैलिसिलेट्स, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें पहला एस्पिरिन था, दूसरा सैलिसिलामाइड डायफ्लोरोसिल सैलिसिलेट। ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए आमतौर पर वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पास सिलेबस में उन्होंने दिए हुए हैं, इसलिए उसको शामिल कर लिया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद होते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आज हमें कवर करना है ये पैरा एमिनोफिनोल, पैरा एमिनोफिनाइल, पैरा एमिनोफिनोल डेरिवेटिव्स, इसमें पैरासीटामोल है, ठीक है। दूसरा आपके पास पैराजोलोन एंड पैराजोलिन डायोन डेरिवेटिव्स, विनाइल ब्यूटाजोल। इंशाल्लाह यहाँ तक, और अगर मुमकिन होगा तो ये मेफेनेमिक एसिड न्यूक्लोफिन यहाँ तक, वरना बस यहाँ तक करके अभी इतना टाइम शायद ना मिले कि हम उसको कर सकें। यहाँ पर इंशाल्लाह भी करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। कल हमने उसको स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था कल इसके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? देखो अब देखो बेटा, अब आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, कल हमने इसके स्ट्रक्चर को लिया था सैलिसिलिक एसिड के। सर आ रही है। इसके जो ग्रुप्स देखे थे, लेकिन यहाँ पर हमने उसको SAR का नाम नहीं दिया था। ये है उसका SAR, जिसके अंदर आप देखते हो कि एट फर्स्ट पोजिशन, बेटा आवाज़ नहीं जा रही, इसी से मैंने कहा था बढ़ा दो दोनों, आवाज़ नहीं जा रही थी, बढ़ाई मैंने ये वाले को किया था, ये है। और दूसरा आने वाली कौन सी है? ठीक है, अब तो जा रही है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। जो कल हमने अगर डिस्कस किया था परसों, तो उसके हिसाब से इसका मतलब ये हो कि बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, इसीलिए जब नाम देखते हो तो उसके अंदर क्या लिखा होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो यानी पहले बेंजोइक एसिड मौजूद था, तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या मौजूद है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेकंड पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये दोनों ग्रुप जो हैं, इन दोनों पर हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और दोनों के मॉडिफिकेशंस के नतीजे में उसके पोटेंसी और यानी एफिकेसी भी चेंज होगी, टॉक्सिसिटी भी चेंज होगी, पोटेंसी भी चेंज होगी, इवन जो आपके मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर भी किसी हद तक इफेक्ट हो सकता है। जो हम पहला कंपाउंड जिसको हम शुरू कर रहे थे, जिसको बात भी की थी, वो था आपके एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में क्या किया गया कि एक एच जो है, दिस एच वाज रिप्लेस्ड बाय, ये सैलिसिलिक एसिड था, इसका ये एच था, ये एच निकाल कर यहाँ पे जो क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी गई, COCH3 एसिटाइल ग्रुप। तो देन वी हैव गॉट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड।
यहीं पर स्ट्रक्चर और दिए हुए ज़रा सा देख लो, फिर उसके बाद हम पीछे चलते हैं दोबारा से। ये सैलिसिलेट इज़ नथिंग बट इट अ डायमर, यानी दो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं उन मॉलिक्यूल को आपने आपस में ज्वाइन किया है, कंबाइन किया है, देन वी हैव गॉट सैलिसिलेट। यहाँ पर है सैलिसिल एमाइड, यहाँ पर एक एच हटाकर NH2 आपने शामिल कर दिया, यह हो गया सैलिसिल एमाइड। यहाँ पर दूसरा है डायफ्लोनेसिल, डायफ्लोनेसिल में डायफ्लोरोफिनाइल ग्रुप आपने ऐड किया, डायफ्लोरोफिनाइल ग्रुप ऐड किया। एक कंपाउंड और है जिसको यहाँ पर बताना चाहिए था लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसको ये देख लो कि ये सेकंड पोजीशन थी, ये थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल और डायल्काइल ग्रुप, इथाइल और अदर प्रोपाइल, जितने भी आप ग्रुप, अगर यहाँ पर जो अगर अल्काइल ग्रुप आएगा तो दैट विल अफेक्ट द मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट जो है उसका वो स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट जो है उसका वो स्लो हो जाएगा। तो ये एक और उसके अंदर एडिशन होगा। अब ये देखो हमने जो यहाँ पर किया था कि ये तो ये हो गया, अगर H है, इस H को अगर हम रिप्लेस कर दें, अब वो रिप्लेसमेंट जो है, जब यहाँ पर एसिड था तो आप इसको किसके साथ कराओगे रिएक्ट? लाज़मी बात है कि बेस के साथ कराओगे। अब वो बेस चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, एल्युमिनियम हो, एमोनियम हो, स्ट्रोंशियम हो, तो सब वो सॉल्ट कहलाएंगे, सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगर सिर्फ यहाँ पर है तो सैलिसिलिक एसिड कहलाएगा। अगर एसिटाइलेशन में उसमें यानी दोनों ग्रुप एक साथ कर दिया कि यहाँ भी मॉडिफिकेशन किया और यहाँ भी मॉडिफिकेशन किया, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या कैल्शियम या एल्युमिनियम इन द सेम वे। अभी हमने देखा जिसके अंदर वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द एमाइड ग्रुप, जिसके अंदर हमको क्या मिला था? सैलिसिल एमाइड। सैलिसिल एमाइड में जो है एनर्जेटिक एक्टिविटी मौजूद है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी मौजूद है, बट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इज़ नॉट देयर, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इज़ नॉट देयर। वहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई। कहाँ पर? जहाँ पर CONH2 आ गया, जहाँ CONH2 आ गया वहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। फिलहाल ये देख लो, अभी बता रहा हूँ इसको आगे, ठीक है। ये चीज़ कल हमने डिस्कस की थी कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन जो है ऑर्थो को बजाय मैटा या पैरा पर आ जाए तो एटलीस्ट एंटी रेमेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको आगे भी डिस्कस किया था। इसको साइनोवियल फ्लूइड और हाइलोरिक एसिड और वो जेल बना लेता है, दैट विल सर्व एज अ बैरियर फॉर दैट वन। इसके बाद ये जो डायफ्लोनेसिल का है, ये अभी आपने देखा कि इसके अंदर जो ये डायफ्लोनेसिल है जिसके अंदर आपने फिनाइल डाइफ्लोरो ग्रुप लगा दिया। द कंपाउंड हैव गॉट द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, also have got the analgesic activity, but anti-platelet aggregating activity is not there. एंटी-प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एक्टिविटी इसमें से ख़त्म हो गई। डायफ्लोनेसिल जो है ना, डोलोबिट के नाम से अवेलेबल है कंपाउंड। MSD बनाती थी पहले, अब तो MSD शायद मर्ज हो गई, क्या उसका नाम हो गया, तो MSD बनाती थी पहले डोलोबिट के नाम से। और ये डायफ्लोनेसिल जो था तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एनर्जेसिक, बट डिवाइड और लैक ऑफ दैट एंटीप्लेटेट एग्रीगेटिंग एक्टिविटी, एंटीप्लेटेट एग्रीगेटिंग एक्टिविटी मौजूद नहीं थी। ये तो एक चीज़ हो गई जो हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो यही चीज़ें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, बाकी तो तुमको यहाँ पे सब मिल जाएगा, यहाँ तुम देख सकते हो सारा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन जो है दोनों में पॉसिबल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें आप एसिटाइल ग्रुप लगा दो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन गया। H को हटा दो, कार्बोक्सिलिक से कोई चीज़ भी लगा दो, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, एमाइड, सब उसके सॉल्ट बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये जैसे बताया सोडियम सॉल्ट जो है उसका हाई रेट ऑफ एक्सीक्यूशन है, कैल्शियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन सोडियम सॉल्ट। ये उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि जो सैलिसिलिक एसिड है दैट वी वर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट सोर्स, जो प्लांट सोर्स था उससे सैलिसिलिक एसिड लेते थे, जिसका नाम भी लास्ट टाइम बताया था।
एस्पायरिक एसिड, उसका एस्पायरिक एसिड कहते थे और वो हम प्लांट से हासिल करते थे, ठीक है ना। बल्कि उसको हम क्या कहते थे, प्लांट का क्या नाम था, विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन से हम हासिल करते थे इसको, एस्पायरिक एसिड को, ठीक। तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम दिस सीरीज। और वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है, क्या हो रहा है, उसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। और इसका अगर मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से इसको हम क्या करना, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स 1 पर भी कर रहा है, कॉक्स 2 पर भी कर रहा है। इन चीज़ों को हम बाद में और डिस्कस करेंगे, अभी तो डिस्कस किया ही नहीं। एंटीपायरेटिक के साथ एनर्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखो ये चेंजेस हैं थोड़े से, पहले भी शुरू में चेंजेस थे, जो ट्रू और फॉल्स एनर्जेसिक था उसकी मैंने कल डेफिनेशंस दूसरी दी थी, वो डेफिनेशन इंक्लूड होंगी और इंशाल्लाह LMS पे जो लोड होगा उसके अंदर वो मौजूद होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। ऑल्सो यूज आर्थराइटिस as anti-rheumatic या rheumatism and in platelet aggregating activity or platelet aggregation active compounds inhibitor of platelet aggregation। कुछ भी करके इसको जुमला पूरा करना होगा, खाली प्लेटलेट एग्रीगेशन से काम नहीं चलेगा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे आर जो देख रहे थे, अब इसको देखो तुम, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, यहाँ पे दो चीज़ नोट करने की, यहाँ पे एक ही चीज़ दी हुई है, दूसरा इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि करेक्शन कर दिया होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, हम ये कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट। फिलहाल बस इतना नोट कर लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इट्स इक्विवेलेंट, उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। और इट्स इक्विवेलेंट, इसमें मेन चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या थी कि ऑर्थो पे होना चाहिए, मेटा पैरा बता दिया। तीसरा क्या बताया मैंने कि अगर थर्ड पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल, एनीवन अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो मेटाबॉलिक रेट जो कम हो जाएगा। और क्या था कि अगर यहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूशन फिनाइल डाइफ्लोरोसिल जिसमें था फिनाइल डाइफ्लोरो ग्रुप, तो अगर वो सब्स्टिट्यूशन है या हैलोजेंस का सब्स्टिट्यूशन है, तो हैलोजेंस का सब्स्टिट्यूशन एनर्जेटिक तो प्रॉपर्टी बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो एक्टिविटी है, टॉक्सिक एक्टिविटी, उसको भी बढ़ा देता है और एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी को वो ख़त्म कर देता है, एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी को वो ख़त्म कर देता है। यहाँ पर फ़िलहाल तुम्हारे काम के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि अगर SR का है सैलिसिलेट्स का हो तो उसको पूरा बताओगे, एसिटाइल सैलिसिलिक कहोगे तो भी इसके अंदर यही आएगा। हमारे पास इस वक्त और हमारे कंपाउंड्स इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी सिर्फ नाम या उसके सब्स्टिट्यूशन बता सकते हो कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये सैलिसिलामाइड में यहाँ पर मौजूद है, डाइफ्लोरोसिल में यहाँ है और सैलिसिलेट में यहाँ है। बाकी सब का जो है एक ही आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी, उसके अंदर मोड ऑफ एक्शन भी सेम होगा, उसके अंदर जो है उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सेम होंगी। अभी हम इसका मोड ऑफ एक्शन दोबारा से देखेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है क्लास, जिस चीज़ को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इससे उनके लिए ज़रूरी है कि हम ये कवर कर लें, दूसरी है पैरा एमिनो फिनोल डेरिवेटिव। जी, एनीवन आस्किंग समथिंग, कोई पूछ रहा है बेटा कुछ? अच्छा ठीक है, पैरा एमिनो फिनोल डेरिवेटिव्स। ये पैरा एमिनो फिनोल जो है ये दिस इज, इसको हम क्या कहेंगे, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है। तो अब ये ना ऑर्थो है, ना मेटा है, ना पैरा है, सिर्फ क्या कहलाएगा, एमिनो बेंजीन और एनेलीन, एमिनो बेंजीन और एनेलीन, दैट्स ऑल, ठीक। दिस कंपाउंड एनेलीन, जिस तरीके से हम कल कहते हैं सैलिसिलिक एसिड इज पोटेंट एनर्जेटिक कंपाउंड, एनेलीन is a liquid and that compound also have got the anti-pyretic and आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज़ सही नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और बताओ सही आ रही है कि नहीं। एनेलीन जो है इज एन लिक्विड
and aniline itself have got the analgesic and antipyretic activity. ये बात समझ में आई? आ रही है आवाज? आवाज आ रही बेटा? जी सर। हाँ, तो एनालिन जो है उसकी टॉक्सिसिटी थी, जब हमने उसको देखा एनर्जेटिक एक्टिविटी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर टॉक्सिसिटी भी थी। मेन टॉक्सिसिटी क्या थी कि ये जो है मिथाइल हीमोग्लोबिन बना देता है, या मैथ हीमोग्लोबिनीमिया कहलाता है, यानी हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है मिथाइलेटेड फॉर्म में। मैथ हीमोग्लोबिन, मिथाइल हीमोग्लोबिन, जब मिथाइल हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसकी वो ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इसका सबसे पहला साइन साइनोसिस, ब्लू फेस। ब्लू फेस इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, द पेशेंट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है लिहाजा उसका ब्लू फेस है। ऑक्सीजन क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है, जो ऑक्सीजन कैरियर है, वो कन्वर्ट हो गया मिथाइल हीमोग्लोबिन, और मिथाइल हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी द ऑक्सीजन। दैट इज़ द मेन टॉक्सिसिटी. That's why we have derivatized it, modified the compound. The first modification which was carried out is the same as that in the case of salicylic acid. यहाँ पर NH पर just we have removed one H and here, हाँ बेटा, someone is asking something. सर ये जो आपने बताया कि ब्लू हो जाता है, ये लाइन दोबारा रिपीट कर देंगे? मैंने ये कहा कि एनिलीन और इसके डेरिवेटिव्स जो है, या एनिलीन में मेन, जब एनिलीन को इस्तेमाल किया तो उसके एनर्जेटिक एंटीपायरेटिक के साथ उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट थे, उसके अंदर सबसे पहला सिम्टम जो जाहिर होता है, साइन एंड सिम्टम है, वो क्या चीज़ है? ब्लू फेस, साइनोसिस। तो साइनोसिस क्या है या ब्लू फेस क्या है? ब्लू फेस क्यों हो रहा है? ब्लू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन उसको कम मिल रही है। ऑक्सीजन क्यों कम मिल रही है? ऑक्सीजन आ रही है वो हीमोग्लोबिन या ब्लड के ज़रिए। तो हीमोग्लोबिन जो कैरी करती है ऑक्सीजन, एनालिन के इस्तेमाल की वजह से इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मैथ हीमोग्लोबिन, मिथाइलेटेड फॉर्म में आ जाती है। जब मिथाइलेटेड फॉर्म में आ जाती है तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है दैट इज़ लॉस्ट। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता तो व्हाट डज इट मीन? अब जो सब्जेक्ट है, पेशेंट है, उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज द साइनोसिस, ब्लू फेस। हैव यू गॉट दैट वन? हाँ बेटा, आकाश आपने पूछा था, समझ में आ गया ये? हैव यू गॉट इट? जी ठीक है। तो थैंक इसको यू। हमने जो डेरिवेटाइजेशन शुरू किया, सबसे पहले उसमें क्या किया कि जो NH2 था उसका एक हटा दिया, और जब सल्फ्यूरिक एसिड में ट्रीट किया था एक एसिटाइल ग्रुप उसके अंदर शामिल कर दिया, तो वी हैव गॉट एसिटाइल, but still acetanilide is toxic. The next compound at the para position, we have introduced this group OCH2CH3, ethoxy group, OCH2CH3. We have got phenacetin. Still, the compound is toxic, although have got the analgesic and antipyretic activity. The next one is acetaminophen. यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप के बाद बजाय OCH2CH3 के बजाय हमने we have replaced that group with hydroxyl OH. OH is substituted at the para position in the molecule of acetanilide, or OH is substituted at para position of the aminophenol. Para position of the aminophenol तो अब बना, यानी ये जो एमिनो बेंजीन था उसके डेरिवेटिव, या फिर आपने इसको एसिटाइलेटेड कर दिया था तो एसिटाइलाइड बन गया। तो एसिटाइलाइड में जो है NH उसकी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। कंपाउंड क्या हो गया? एसिड एमिनो, और फिर ये फिनोल बन गया, एन एसिटाइल पैरा एमिनोफिनोल। एन के साथ क्योंकि एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए उसको एन एसिटाइल कहा। पैरा पोजीशन पर इसके एमिनो ग्रुप लगा हुआ है इसलिए उसको पैरा एमिनो दी पोजीशन,
और क्या कहा एमिनोफिनोल, कि था क्या एमिनोफिनोल, यहाँ से लिया था ना आपने, इससे लिया था, तो एमिनोबेंजीन था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि एमिनोफिनोल, आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, आप एमिनोफिनोल ले रहे हो, ठीक है, और उससे फिर मिलाकर सिंथेसिस में कर रहे हो। तो एसिड एमिनोफिन, one of the most important derivative in this class, that is paracetamol and acetyl paraphenol paracetamol। देखो पहले में आपके पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर क्या आ गया पैरासीटामोल। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो देखने की है वो क्या, कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में यहाँ पर आपके पास मौजूद था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस पर नहीं है। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है जो तुमको यहाँ पे नोट करना है, बाकी इसके अंदर बाकी चीज़ें तो खाली देखोगे और उसको समझ लोगे और याद रखोगे। Here we have got another group, pyrazolone and pyrazolidine dione। देखो जब स्ट्रक्चर देख रहे हो तो बहुत आराम से समझ सकते हो। जहाँ पे पायराजोलोन लिखा हुआ है ONE, तो O को बता कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप एक है, थर्ड पोजीशन पर। जब पायराजोलिडीन डायोन हम कह रहे हैं तो 3 और 5 पोजीशन पर एक यहाँ पर आ जाता है, एक यहाँ पर आ जाता है, तो क्या बन जाता है वो 3,5 पायराजोलिडीन डायोन, या फिलहाल डायोन समझ लो। तो 2 कार्बोनाइल ग्रुप आ गए 3 और 5 पोजीशन पर, तो क्या हो गया, दैट इज 3,5 डायोन, पायराजोलिडीन डायोन। जो शुरू हुआ हमारे पास कंपाउंड क्या था, 3 पायराजोलोन, ये 3 पायराजोलोन। ये 3 पायराजोलोन जो था इसकी 2 साइट, ये R1 और R2। यहाँ पर हमने जो सब्स्टिट्यूशन की, जैसे आपने देखा R1 पे CH3 आ गया, R2H रहा। एमाइनो पायरोन में R1 पे CH3 आ गया, R2 पे NCH3 ट्वाइस आ गया। डाई पायरोन में यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ NCH2SO3 Na आ गया। ये जो है ये 3 कंपाउंड बने, लेकिन ये तीनों के अंदर टॉक्सिसिटी मौजूद है। मेन टॉक्सिसिटी क्या है, ए ग्राइनोसाइटोसिस। सारे कंपाउंड्स एनाल्जेसिक भी हैं, एंटीपायरेटिक भी है, एंटीरिमेटिक भी हैं, बट दे हैव गॉट द टॉक्सिसिटी, दैट इज ए ग्राइनोसाइटोसिस। ये नोवोजीन तो थोड़ा से पहले तक हमारे यहाँ अवेलेबल थी, जो पान वालों की दुकान है, जैसे एस्प्रिन बिकती थी ऐसे वहाँ पर नोवोजीन भी बिका करती थी। अब इस वक्त हमारे पास मेरा ख्याल आमतौर पर अवेलेबल नहीं। ओनली दिस कंपाउंड एंटीपायरिन इज स्टिल यूज्ड clinically. It is used for the preparations of otic preparations और preparations for AR। otic preparations के लिए अभी भी एंटीपायरिन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, बाकी ये कंपाउंड जो है इसमें से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो इसकी दूसरी सीरीज़ थी उसी के अंदर शामिल है पैराजोलिडीन डायोन। ये देखो इसके अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप आ गए। नाउ वी हैव गॉट 3,5 पायराजोलिडीन डायोन, 3,5 पायराजोलिडीन डायोन। सब्स्टिट्यूशन पोजीशन वही मौजूद है R1 एंड R2, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो H नज़र आ रहा है यहाँ पर H है। अब आप एक बात देखो, जब हमने सैलिसिलिक एसिड में देखा वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद था, जब हमने सैलिसिलिक एसिड में देखा वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद था। मैंने इसको 3,5 क्यों कहा, एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है, 3,5 पायराजोलिडीन डायोन, 2 ऑक्सीजन मौजूद है। सब्स्टिट्यूशन वही 2 पोजीशंस पर हो रही है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है वो क्या है, देखो जब हम ये फिनाइल ब्यूटाजोन या पायराजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हों तो हियर वी हैव गॉट a number of concepts, and we can derive a number of concepts from the metabolism or from the toxic effect or from the different effects of this compound। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ आपको मिल जाती हैं समझने के लिए। पहली बात जो हम इसके अंदर समझना चाहते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कि बाकी तो आप यहाँ पर पढ़ोगे और समझ भी लोगों को, उसमें और चीज़ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सैलिसिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद था, वहाँ पर हमने एक टर्म इस्तेमाल कर ली कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक कंपाउंड और इट्स इक्विवेलेंट। मैंने कहा था वहाँ पे ये नोट कर लो, बाद में हम देखेंगे। जब हमने पैरासीटामोल देखा तो पैरासीटामोल में नीदर वी हैव गॉट कार्बोक्सिलिक ग्रुप नॉर एनी अदर
एसिडिक ग्रुप। नतीजा क्या था? वी हैव गॉट एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक कंपाउंड डिवाइड ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इज नॉट देयर। कोई कंक्लूजन बनता है इसके अंदर? यानी हमारे पास कंक्लूजन उसका क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। सैलिसिलिक में मौजूद था, ठीक, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी थी। पैरासीटामोल में मौजूद नहीं था, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं है। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, पैराजोलिनिन डाइओन, इसमें भी नहीं है। फिर ये क्यों है भाई? लेकिन ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा, उसके अलावा और भी हम आगे जो कंपाउंड देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक है, या फिर SO3H सल्फोनिक है, या फिर इनोलिक एसिड है। इनोलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इन दिस केस जस्ट वी हैव गॉट एन H। यहाँ पर सिर्फ एक H मौजूद है, इसके अंदर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है, कोई सल्फोनिक एसिड ग्रुप मौजूद नहीं है। तो जब आप उसको देखते हो स्ट्रक्चर को, तो आप कहते हो कि भाई इसके अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिकॉज बाय डेफिनेशन, जो एसिड की डेफिनेशन में उसको हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ एसिड इज़ अ प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर, प्रोटोन क्या है? H पॉजिटिव। तो जब उसके अंदर से H पॉजिटिव निकल रहा है तो वो एसिड कहला रहा है। यहाँ पर जो है, here we have got this H, it is a replaceable hydrogen. That hydrogen is going to be replaced, and when the hydrogen is going to be replaced, what does it mean? The compound can be termed as or defined as an acidic one, because it is going to donate the proton or the positive charge. H निकल रहा है इसमें से, तो ये एसिडिक हो गया, एसिडिक बिहेवियर इसका हो गया, एसिड है ये। इस H की वजह से इस कंपाउंड के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी मौजूद है। रिप्लेसेबल, खाली H नहीं कहेंगे हम उसको, रिप्लेसेबल H, जो H को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर इसके मुताबिक दो तीन चीज़ें। एक बात तो ये कि जो हमने रिप्लेसेबल H कहा, तो H को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो कंपाउंड को हम एसिडिक कह सकते हैं, या ये इसका बिहेवियर जो है एसिडिक है, प्रोटोन डोनर है। तो एक वो बात तो ख़त्म हो गई, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर मौजूद था। दैट्स वाई द कंपाउंड इज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड। पैरासीटामोल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं था, या कोई और एसिडिक ग्रुप मौजूद नहीं था, तो उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी नहीं है। जब हम एसिड्स की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम कहते हैं इन एक्सक्लूडिंग पैरासीटामोल, यानी जब हम कहते हैं एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, तो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक में तो शामिल करते हैं, लेकिन एसिड्स के अंदर पैरासीटामोल को अगर शामिल भी करते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग the paracetamol which does not have or which do not have the anti-inflammatory activity। और वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी क्यों नहीं मौजूद है? वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इसके अंदर इसलिए मौजूद नहीं है कि उसके अंदर एसिडिक ग्रुप मौजूद नहीं है। तो हम वहाँ पर उसका टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि या तो एसिडिक ग्रुप मौजूद हो या उसका इक्विवेलेंट मौजूद हो। तो यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट क्या है? रिप्लेसेबल H मौजूद है। इसी की दूसरी फर्दर आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हम इसको अगर इस H को रिप्लेस कर दें और इसके अंदर अल्काइल ग्रुप या दूसरा ग्रुप लगा दें, द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी विल बी लॉस्ट, यानी ये कंपाउंड एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं रहेगा, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मौजूद होगा, रूमेटिज्म में इस्तेमाल हो सकता है, आर्थराइटिस में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आर्थराइटिस में उसकी वो पोटेंसी नहीं होगी, वो एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। और आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, सर आपकी आवाज कम हो गई है। दोनों के अंदर जो है आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दोनों के अंदर जो है आपके इन्फ्लामेशन मौजूद है। और अगर इस कंपाउंड के अंदर से एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो व्हाट डज इट मीन? द एक्टिविटी इज़ रिड्यूस। अब आ रही है आवाज़ सही?
आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ जी रही सर, है? सही आ रही है। अच्छा, तो ये आप तक पूरा पहुंच गया कि जो एच या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या एसिडिक ग्रुप को हम जो कह रहे हैं इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर सर वो जी सर आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी, बहुत हल्की आ रही है। बहुत हल्की आवाज आ रही है बेटा, ये तो 100% बता रहा है, ठीक है ना। आप ज़रा सा अपना या तो उसको तेज़ करो या फिर आप अगर इस्तेमाल कर सकती हो तो एयरफोन ले लो, देखो ठीक है। मैं दोबारा देखता हूँ इसको, जी सर। वैसे भी टाइम इसका ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है। पहले ये देखो जो अब तक बताया समझ में आ गया तुम्हें, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या इक्विवेलेंट एसिडिक इक्विवेलेंट, ये बात समझ में आ रही है? जी जी सर। अच्छा बस ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था जो सबसे ज़्यादा आपको समझना था। दूसरा इसके अंदर जो है ये कंपाउंड जो है ये हाईली बाइंडेबल है, बाइंड करता है, बाउंड हो जाता है जाके सीरम एल्ब्यूमिन के साथ, सीरम एल्ब्यूमिन के साथ जस्ट विद इन 2 आवर्स 14 to 600 मिलीग्राम डोज के साथ उसमें सीरम एल्ब्यूमिन के साथ कंप्लीटली बाइंड हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इफ यू हैव गॉट एन एक्सेस डोज then the excess dose will be in the plasma और सीरम और ब्लड। लेकिन उसके साथ साथ जो और दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है? फिनाइल बीटाजोन is going to replace the other compounds such as warfarin, क्यूमेरीन्स, टॉलबिटोमाइड। इसमें वारफरीन और क्यूमेरीन जो हैं ये दोनों एंटीकोगुलेंट हैं। टॉलबिटोमाइड जो है वो एंटी डायबिटिक है। अगर ये कंपाउंड इनके साथ इस्तेमाल किए जाएँ यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ सैलिसिलेट्स, वारफरीन, क्यूमेरीन, टॉलबिटोमाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिनाइल ब्यूटाजोन इज़ गोइंग टू बाइंड विद द सीरम एल्ब्यूमिन, इनको रिप्लेस कर देगा। सैलिसिलेट भी वहीं जाकर बाइंड हो रहे हैं, वारफरीन भी वहीं बाइंड हो रहा है, क्यूमेरीन और टॉलबिटोमाइड भी वहीं बाइंड हो रहा है। तो ये खुद बाइंड हो जाएगा और इन सबको क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा। व्हाट डज इट मीन? जो हमने उसकी थेराप्यूटिक डोज ली थी वारफरीन की या क्यूमेरीन की या टॉलबिटोमाइड की, वो डोज अब थेराप्यूटिक के बजाय टॉक्सिक डोज हो जाएगी। टॉक्सिक इफेक्ट्स या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स उसके हो जाएंगे। दैट्स वाई it is contraindicated interaction with a drug molecule. One example of that, interaction with other drug molecules. तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ फिनाइल ब्यूटाजोन में बताने की ये है कि ये जो है ये रिप्लेस कर लेता है दूसरों के साथ, दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनको रिप्लेस करता है। इसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू यूज़ with these compounds, or these compounds are contraindicated to use with phenylbutazone. phenylbutazone के साथ इन compounds को इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर मेन ये है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि द metabolites, almost all of the metabolites of phenylbutazone are active। जितने भी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे होते हैं, जबकि आप उसको बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में पढ़ चुके होते हो, फिर भी आप यहाँ मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हो। इससे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि माइट बी वी आर गोइंग टू हैव गॉट द डिफरेंट metabolites which are active or which are more active or which are toxic। तो इस कंपाउंड के साथ क्या है? we have got metabolites and all of the metabolites are active metabolites, and from observing these metabolic compounds or metabolites we have isolated them one,
we have isolated them, and among them we have selected few compounds, and those are metabolites. But now those compounds are synthesized independently. वो जो मेटाबोलाइट थे वही उसके एक्टिव मेटाबोलाइट थे, लिहाजा हमने उसको जब देख लिया तो ऑब्जर्व करने के बाद उसको आपने पहले आइसोलेट किया, फिर उसको देखने के बाद उसके हिसाब से आपने उसको खुद सिंथेसाइज कर दिया। वन ऑफ द एग्जांपल इज ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन इज द मेटाबोलाइट ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन, but now this compound is synthesized independently, and now this compound oxyphene butazone is available as an independent moiety, independent and analgesic antipyretic agent, oxyphene butazone। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल रही है इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, और दूसरा ये कि जो आपको ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन मिला ये उसका एक मेटाबोलाइट था, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि वी हैव गॉट द लीड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवे। तो उसके मेटाबॉलिक पाथवे से आपको लीड मिली, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन जो था वो उसका मेटाबोलाइट था, बट हैव गॉट द एक्टिविटी। वहीं से आपने उसको लिया और वापस को इंडिपेंडेंट मॉइटी के तौर पर बाजार में मार्केट में लेकर आए हो। उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में उसको लेकर आए हो। इसी तरीके से उसके अंदर दूसरा कंपाउंड जो मौजूद है वो सल्फीन पायरेजोन है। सल्फीन पायरेजोन है, सल्फीन पायरेजोन। ये जो सल्फीन पायरेजोन है, ये सल्फीन पायरेजोन, दिस कंपाउंड इज एन यूरिकोसिरिक एजेंट। यूरिकोसिरिक एजेंट हम इसको कह रहे हैं, यानी द कंपाउंड विच इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को जो कंपाउंड्स बढ़ा देते हैं उनको हम कहते हैं यूरिकोसिरिक कंपाउंड्स। तो वन ऑफ द यूरिकोसिरिक कंपाउंड इज सल्फीन पायरेजोन दैट इज synthesized by observing the metabolism of this phenyl butazone, और that is also a metabolite। यहाँ से आपने लिया और अब सल्फीन पायरेजोन जो है वो भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ज़रा सा देखने की, ये जो सल्फ़र ग्रुप लगा इसके अलावा भी, क्योंकि इस एग्जाम्पल्स में आएगा, तो सल्फ़र ग्रुप जो है यहाँ पर दो काम कर रहा है। एक तो सल्फ़र ग्रुप उसकी एसिडिटी बढ़ा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि खुद एसिडिक कंपाउंड है, दूसरा काम क्या कर रहा है कि सल्फ़र ग्रुप जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा है, वाटर सॉल्युबल मोर कर रहा है। और ये सल्फ़र ग्रुप जो है इसकी मौजूदगी में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक से यूरिकोसिरिक एजेंट में। तो ये फिनाइल ब्यूटाजोन में पॉइंट्स बहुत ज़्यादा याद रखने के हैं। ये जो 3-4 पॉइंट्स बताए हैं ये तमाम इससे रिलेटेड पॉइंट हैं, इसको याद रखने का। ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, सल्फीन पायरेजोन, और सल्फीन पायरेजोन में क्या हुआ कि जो आपके पास एनर्जेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी थी वो बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सल्फर और CH2CH2SC6H5 द एक्टिविटी इज